नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज पार्लियामेंट की। मज़े की बात यह है कि विंटर सेशन जब शुरू होने जा रहा है और इस सेशन में केवल 19 दिन हैं। 19 दिन में भी 4 दिन की छुट्टी रहेगी, 2 शनिवार इतवार पड़ेंगे, यानी कि 2 हफ्ते में 2 शनिवार इतवार पड़ने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि केवल 15 दिन अपने पास हैं। सुबह 11 बजे सदन लगता है और फिर शाम को 4-5 बजे तक बंद होता है, फिर दोपहर में भी छुट्टी रहती है। यानी कि इस सेशन में बहुत समय नहीं है कि सदन में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो सकें। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये था कि इस सदन में जो 13 नए बिल सरकार लाना चाहती है, यूजीसी एक्ट को ख़त्म करना चाहती है, उसकी जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2015-25 लाना चाहती है, कॉर्पोरेट लॉ का अमेंडमेंट लाना चाहती है, इंश्योरेंस लॉज में लगातार अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट एक्ट लाना चाहती है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट लाना चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का नया बिल, सेस का नया बिल 2025 लाना चाहती है। ये बड़े इश्यूज हैं जो 13 बड़े बिल, तो 13 नए बिल केंद्र सरकार लाना चाहती है ताकि सरकार को काम करने का और अवसर मिल सके। क्योंकि वर्ल्ड का सिनेरियो छोड़ दीजिए, भारत का सिनेरियो भी बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। क्योंकि भारत अब विश्व की तीसरे नंबर की, तो अभी कुछ डेटा बताया गया, मैं अलग से उस पर एक कार्यक्रम करूंगा, कि विश्व में अब पावर सेंटर के रूप में तीसरा कंट्री माना जाने लगा। अभी तक चौथा कंट्री माना जाता था, रशिया को भी पीछे, या मैं कहूं कि जापान को पीछे छोड़ दिया है। और अब यूएस चाइना के बाद भारत, इसके अतिरिक्त भारत ग्लोबल पावर के रूप में अब तीसरे इंडेक्स पर आता है और इनोवेशन के मामले में विश्व के पहले नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा इनोवेशन भारत में हो रहे हैं और भारत की जो स्पीड है वो विश्व की सबसे तेज स्पीड है। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि ये जो 3 महीने गए हैं, ये वाला जो क्वार्टर गया है, इस क्वार्टर में विश्व की सबसे तेज स्पीड 7% को पार कर गई भारत। इस पर हम एक अलग से, ये जो ग्लोबल पावर है उसको आज सुबह है, कल सुबह मैं उसको पब्लिश करूंगा। लेकिन हाँ, इसका रेफरेंस याद हो कि विश्व में कैसे भारत बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में नए लॉज की जरूरत पड़ेगी, मैरीटाइम का परिदृश्य बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का परिदृश्य बदल रहा है। भारत इस समय विश्व की ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, भारत में इनोवेशन बन रहे हैं, भारत में यूनिकॉर्न बन रहे हैं और भारत ट्रांसफॉर्म कर रहा है। भारत को जो ट्रांसफॉर्मेशन सन 1947 के बाद करना चाहिए था, वो 2014 के बाद करना शुरू किया। और 2014 से भी देश को पहले तो जो बिगड़ी हुई शक्तियां थीं, देश विरोधी शक्तियां जो अंदर काम कर रही थी, पहले उनको कंट्रोल करना जरूरी था। और फिर अब सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर आई पड़ी है। अब विश्व में जो स्पीड हमें मिलनी चाहिए वो विश्व की सबसे तेज स्पीड हम पकड़े हुए हैं। इसलिए पूरा विश्व आज की तारीख में हम पर सवाल खड़े करता है। एलन मस्क ने कहा कि भारतीयों ने जो यूएस में पिछले कुछ वर्षों में यूएस के जो सुपर पावर बनाना है, उसमें भारतीयों का बड़ा योगदान है। एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम भी शेखर के नाम से रखा। आप समझ लीजिए कि वो अपने बेटे का नाम भारती के नाम से रखता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि विश्व अब भारत की तरफ देखने लगा है। विश्व भारत की शक्ति ही नहीं, भारत की प्रोग्रेस, भारत का विचार, और जो विश्व गुरु की भूमिका में हम बार बार कहते हैं कि ग्लोबली हमको विश्व की तरफ देखना पड़ेगा और विश्व को परिदृश्य को बदलना पड़ेगा, उनकी सोच को बदलना पड़ेगा, उनकी सोच के दायरे को बदलना पड़ेगा। ये सब कुछ भारत है। तो इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि लेजिस्लेशन, जो कि भारत का एक विधान है, वो विधान में हम परिवर्तन लगातार करें और ऐसा ना हो कि वो कहीं फंस जाए। भारत के विधान में परिवर्तन करने के लिए ही पार्लियामेंट बैठी। मुझे आज के प्रकरण से ये भी लगता है कि क्यों नहीं भारत अब 2 सेशन अलग अलग कर दे। एक सेशन तो केवल ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिल डिस्कस करे जाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं होगा, और फिर केवल ऐसे सत्र होंगे जो चर्चा के लिए होंगे। चर्चा के लिए तो आप टीवी चैनल डिबेट भी करवा सकते हैं, चर्चा के लिए अलग से मंच बिठाए जा सकते हैं, चर्चा के लिए विधानसभा वाइज, लोकसभा वाइज या मिनिस्ट्री वाइज लोगों को बिठाकर आमने सामने चर्चा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि पार्टी की तरफ से जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, उसकी पार्टी बंदी करके आमने सामने बिठाया जा सकता है और बिलों के एक एक विषय पर चर्चा अलग से ही हो सकती है। उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। और जो देश में परिदृश्य चल रहा है वो तो टीवी चैनल्स पर डिबेट होता ही है, लगातार आप मार्केट में बोलते ही हैं, लगातार आप वहां बोल ही रहे होते हैं, सब जगह भाषणबाजी कर ही रहे होते हैं, इलेक्शन में भाषणबाजी कर रहे होते हैं। तो फिर उन विषयों को लेकर पार्लियामेंट की जरूरत क्यों? सवाल ये भी पैदा होता है कि जब एसआईआर हो रहा है, जब एनआरसी असम में हो रहा है, तो ये जो एसआईआर के विषय हैं, इनको पार्लियामेंट में हंगामा क्यों करना?
आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट लोग ये भी आरोप लगाते ही हैं कि वो विपक्ष के पक्ष में बोलता रहता है, और तमाम सुप्रीम कोर्ट को नए नए नाम लोग इसलिए देते हैं कि वो सरकार के विरुद्ध काम करता है। सरकार के विरुद्ध काम नहीं करता है, एक्चुअली सरकार इनिशिएट करती है तो लोगों के फंडामेंटल राइट सरकार के विरुद्ध ही आते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों में इस तरह के विषय आते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इन सब के पीछे जो मेन भूमिका में रहती है वो अपोजिशन रहता है। तो अपोजिशन जब सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल कर रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकती हैं? ये बात तो जग जाहिर है कि जो चीज लिस्पेंडेंस सुप्रीम कोर्ट में होती है उसका डिस्कशन तो सोशल मीडिया और पार्लियामेंट में भी नहीं हो सकता। फिर क्यों एसआईआर के विषय को पार्लियामेंट में उठाना? फिर क्यों इन विषयों पर ही पहले चर्चा हो उसके बाद कुछ और हो? ये महत्वपूर्ण विषय है जो देश को सोचना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट में कानून परिवर्तन करके भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार बोलते हैं फिर भी पार्लियामेंट का टाइम इंक्रोच करना। खैर चलिए, पार्लियामेंट में इन विषयों पर बात करने के लिए पार्लियामेंट के जो चेयरमैन रहते हैं या स्पीकर रहते हैं वो 0 आवर्स देते हैं और दूसरे तरह के टाइम देते हैं जिनमें चर्चा हो सकती है। लेकिन बिल छोड़कर केवल इन पर ही चर्चा हो, यही चर्चा हो, ये तो बड़ी खराब बात है। दूसरा बात ये भी है कि रेणुका चौधरी आज एक कुत्ता लेकर पहुंची, कुत्ता अपने घर का कुत्ता। अभी एक कुत्ते का प्रकरण सॉल्व नहीं हो पाया। आपको याद है कि महुआ मोइत्रा कुत्ता के चक्कर में ही इतना सब कुछ बवाल पड़ गया था। आज रेणुका चौधरी भी कुत्ता लेकर पहुंची। सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको चाहिए था। लोगों ने उनसे पूछा तो बोली नहीं, कुत्ते के काटने से डर नहीं लगना चाहिए, अंदर बहुत सारे कुत्ते हैं काटने वाले। मैं समझता हूं कुत्ते और कुतिया अंदर जो जाते हैं वो किन कुत्ते कुतियों की बात कर रहे हैं जो भौंकते रहते हैं परमानेंट, काम कुछ नहीं करते लेकिन भौंकते ज्यादा हैं। आप समझ लीजिए कि वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, अपनी पक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन ये एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल एक पार्लियामेंटेरियन को नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है पॉलिटिक्स का सबसे निचला स्तर अब अपोजिशन इस समय लेकर आया है, जो कुत्ते कुतियों के काटने कूटे, यानी कि सांसदों और सदस्यों को भी कुत्ते कुतिये से संज्ञा दी जा रही है। लेकिन एक प्रकरण जो महत्वपूर्ण आया वो ये आया कि राज्यसभा में नए सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, पहला दिन ही उनका था, शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहला दिन था, उनका महिमा मंडन होना था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पहले उनका परिचय हो जाना चाहिए। तो उनके परिचय के रूप में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब अपना अपना बोलती हैं। सब ने उनके विषय में बोला। मोदी जी ने भी बड़ा अच्छा बोला कि भाई उन्होंने जो समाज का काम है, समाज का काम उन्होंने सदैव उनके काम में झलकता रहा है। वो किसी भी पद पर रहे, एक सामान्य किसान परिवार से आकर वो यहाँ तक पहुंचे, ये उनकी उपलब्धि है। इस पूरे समाज के काम करने के पीछे जो उनका भाव था वो सदैव से ही समाज का सहयोग करने का था। वो सदैव से सहयोग करते रहे और सहयोग करते हैं। तो ये उनकी तारीफ कर रहे थे। खड़गे खड़े हुए, अब आप समझ लीजिए। हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कि खड़गे के बाद क्या क्या हुआ। खड़गे खड़े हुए और खड़गे के खड़े होने से पहले सुबह जब पार्लियामेंट में जा रहे थे तो मोदी जी का एक बयान आता है, मतलब प्रधानमंत्री का बयान आता है, या लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान आता है, या लीडर ऑफ सदन का बयान आता है। मोदी जी का बयान आ गया। मोदी जी ने कहा भाई बड़ी इनोवेटिव टाइम चल रहा है, इस इनोवेटिव टाइम में ज़रूरत पड़ती है कि हम क्रिएशन में हैं, भारत तेजी से काम कर रहा है। साथ में उन्होंने ये कह दिया कि भाई ड्रामा करने वाले तो ड्रामा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ड्रामा करने वाले ड्रामा करेंगे, लेकिन फिर भी सदन अपना काम करेगा। और जिनको ड्रामा करना उनको ड्रामा करना, जिनको वाकई में सार्थक चर्चा करनी है वो सार्थक चर्चा करेंगे। नथिंग वॉज रॉन्ग इन दैट। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत वो बोल रहे थे, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा। प्रियंका गांधी को बड़ी तेज बुरा लगा, कांग्रेस को बहुत तेज बुरा लगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री गरिमा की, सदन की गरिमा। अच्छा, उनको ये कुत्ते ले जाने वाले जो कहते हैं कि सदन के अंदर कुत्ते काटने का वो है, वो उनको अच्छा लगता है, वो ठीक है। राजीव गांधी, राहुल गांधी लगातार अंदर कहते हैं कि वो हिला देंगे, डुला देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, वो सब ठीक है। प्रधानमंत्री ने कह दिया अगर ड्रामा करने वाले ड्रामा करेंगे ही, इसमें क्या गलत कह दिया? और लगने की बात उनको ही क्यों लगी? क्या वो ड्रामेबाज हैं? क्या वो ड्रामे से ही बनी हुई हैं? क्या उनकी पूरी पार्टी ड्रामा के अलावा कुछ और करती नहीं है? ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं जिसके जवाब भी उनको देने चाहिए। लेकिन खड़गे खड़े हुए। अब उपराष्ट्रपति के विषय में बात करनी थी, उनका स्वागत प्रस्ताव था, स्वागत करना था। अब उन्होंने राग छेड़ दिया धनखड़ साहब का। उनका फेयरवेल नहीं हुआ। आपसे पहले वाले जो थे वो सडन चले गए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मतलब वो कहना ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्ता में बैठी पार्टी है, जिसने उपराष्ट्रपति आपको बनाया है, जरा उनका ध्यान रखिएगा, वो आपको सडन गिरा सकते हैं। धनखड़ साहब के प्रकरण को लगातार उठाते रहे। हालांकि जेपी नड्डा साहब खड़े हुए
उन्होंने कहा देखो रेलिवेंट बातें करिए, इस समय उनके महिमा मंडन की उनके स्वागत की बात आती है, आप स्वागत में उनके जो कहना है कहिए। आप प्रेसिडेंट पहले वालों की चर्चा करके फिर ये भी बातें आएंगी कि दो बार धनखड़ साहब के खिलाफ दो बार आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, वो गिर गया था, वो अलग बात है। आप धनखड़ साहब को हटाना चाहते थे, आपके तो इतना पानी धनखड़ साहब ने भर दिया था कि आपको तो ना आगे से निकलते बन रहा था ना पीछे से निकलते बन रहा था। आपके तो कोई समझ में नहीं आ रहा था कि धनखड़ साहब का इलाज क्या करें। लोग बाहर मेकरी कर रहे थे धनखड़ साहब की, और अभी धनखड़ साहब के प्रति अचानक प्रेम बड़ी तेजी से दौड़ गया, बड़ी तेजी से दौड़ गया। असल में वो प्रेम नहीं दौड़ा था, वो नए उपराष्ट्रपति को हड़काना चाहते थे, नए उपराष्ट्रपति को प्रेशर में ले रहे थे। हालांकि नए उपराष्ट्रपति ने अपोजिशन पार्टी, मतलब जो सरकार में पार्टी, उनसे कहा कि तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन धनखड़ साहब, लेकिन खड़गे जो कह गए उस पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई अगर आपको इस तरह की बातें करनी है तो जो जहां की जो बीमारी है उस डॉक्टर के पास जाइए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप डॉक्टर से इलाज करवाइए। कुल मिलाकर मानसिक विक्षिप्त लोग जो हैं, जिनकी मानसिक विक्षिप्तता है, उसका कोई इलाज नहीं है। मानसिक विक्षिप्तता का केवल एक ही इलाज है, और वो इलाज है कि इनका इलाज कोई मानसिक डॉक्टर करे। वो उन्होंने कहने की कोशिश की। हालांकि भारत के विकास की चर्चाएं होनी है, भारत की प्रोग्रेस की चर्चाएं होनी है, भारत में जो चल रहा है उसके विषय में इन लोगों को बात करनी है। लेकिन आपको अंदाजा है कि सदन का कितना खर्चा होता है, और आपको इनको ये अंदाजा भी नहीं कि सदन बना किसके लिए है। सदन तो कानून बनाने के लिए बना। पार्लियामेंट का मतलब होता है, पार्लियामेंट किसी सरकार की नहीं होती। पार्लियामेंट को जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 लोगों से मिलकर पार्लियामेंट बनी। यानी कि पार्लियामेंट का मतलब ये, संसद का मतलब ये नहीं कि लोकसभा केवल, संसद का मतलब ये भी नहीं कि राज्यसभा केवल, और संसद का मतलब बिना राष्ट्रपति के भी नहीं होता है। तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब कोई बिल पास होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट की असेंट आ जाती तब ही माना जाता है कि वो संसद से पास हुआ, क्योंकि संसद के तीनों हिस्से हैं। अब संसद के तीनों हिस्से हैं और संसद में चुने हुए सारे सांसद आते हैं। संसद में केवल सरकार नहीं है, सरकार मेजॉरिटी में होती है, इसलिए संसद से वो बिल पास करवाने में सफल हो जाती है, वो अलग बात है। सरकार अगर माइनॉरिटी में रहेगी, बिल नहीं पास करवाएगी तो सरकार ही क्यों है। सरकार मेजॉरिटी में होती है और संसद का फॉर्मूला ऐसा है कि जो मेजॉरिटी में है वो उसमें संशोधन भी, संविधान में भी संशोधन ला सकता है और वैसे संशोधन भी ला सकता है। उसकी कैटेगरी अलग अलग है, वो अलग बात है 368 की। लेकिन संसद का जो मूल फंक्शन है वो है शक्ति देना। संसद का मूल फंक्शन है वो है सरकार की जवाबदेही। संसद का जो मूल फंक्शन है वो है देश में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए कानूनों में संशोधन किया जाए और सरकार कैसे उचित रूप से चले, सरकार को कैसे बांधा जा सके, उसके लिए कानून बनाना। संसद इसलिए बनी ही नहीं है कि वहां फालतू की रोजमर्रा की चर्चाएं की जाएं। संसद इसलिए बनी ही नहीं है कि जो आप मोहल्ले में लड़ रहे हैं उसको जाकर वहां पर भी भौंके, जैसा रेणुका चौधरी कह रही थी। अब सवाल इसमें यह भी लगातार उठते हैं कि संसद में अगर कोई कानून पास हो गया तो संसद में कानून पास होने का मतलब आपकी गरिमा भी थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो अब ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, आप संसद की गरिमा को कैसे बचा सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए, ना कि संसद की गरिमा गिराने का ही काम करें। तो मैं समझता हूं कि संसद आज जो दोनों सदनों में एसआईआर की चर्चा होनी चाहिए और इसकी चर्चा और उसकी चर्चा होनी चाहिए, आप बिल पास कर लेते, फिर मर्जी हो उसकी चर्चा करें। आप हर बार यही विषय उठाते हैं और फालतू के ड्रामे कर करके सदन को बंद करवा देते हैं। सदन में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जो बिल सदन में पास करने चाहिए, जिन पर आपको कमेंट करना चाहिए, आपको उसमें संशोधन लाना चाहिए, आपको उसके डेटा कलेक्शन करना चाहिए, आपको उस पर बहस करनी चाहिए, उस पर काम न करके सरकार के पीछे पड़ा है। संसद के अंदर सरकार जवाबदेही होती है, सरकार संसद नहीं होती। इसलिए ये लोग कब समझेंगे क्या ये पार्लियामेंटेरियन होने लायक भी है? मैं तो समझता हूं ये पार्लियामेंटेरियन होने लायक ही नहीं है, जिनको संसद का रोल ही नहीं मालूम, जिनको संसद में क्या काम होना है उसके विषय में जानकारी नहीं, संसद के कानूनों पर चर्चा करना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मोदी जी को ये सब मिलकर झेल नहीं पा रहे हैं। देश की पॉलिटिक्स पिछले 12 साल में बिल्कुल यू टर्न मार गई है। देश ने जो 70 साल में नहीं किया था वो 12 साल में करके दिखाया है
तो ये उनकी समझ में उनको रास नहीं आता, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम सवाल खड़े। अच्छा एक बात और बताओ, एसआईआर पर आप लोग भी लिखकर बताइएगा, एसआईआर पर जो अपोजिशन का रुख है, जो कांग्रेस का रुख है, जो और अपोजिशन का रुख है, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, जिस तरह से वो पार्लियामेंट में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का एक्सक्लूसिव काम है, सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन ही पार्टी है, सरकार पार्टी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जिसकी पार्टी है, इलेक्शन कमीशन में क्या गड़बड़ है, इसकी चर्चा सरकार से क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए सरकार से जवाब क्यों मांग रहे हैं? क्या इनको इतना भी नहीं मालूम है कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है? ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उसके खिलाफ सिर्फ महाभियोग आ सकता है, महाभियोग के अलावा वो केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही सरकार उनके लिए कुछ कर सकती। सरकार उनको जो फैसिलिटेट तो कर सकती है, लेकिन सरकार उन पर प्रश्न नहीं खड़े कर सकती। सरकार अगर प्रश्न खड़े करे तो उसको उसमें संसद में संशोधन लाकर कर सकती। इसके अतिरिक्त सरकार के हाथ में सीधा एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। लेकिन ये लोग लगातार इलेक्शन कमीशन की बजाय सरकार को घेरते हैं और सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार रेलिवेंट भी नहीं है। तो ये जो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरे दिमाग में लगातार गूंजता है, क्या इन लोगों की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए? या फिर ये लोग योग्य ही नहीं है कि पार्लियामेंट में आ सके? आप सोचिए कि जो प्रोग्रेस हमको 1947 से पकड़नी चाहिए थी, वो हमने 2014 के बाद पकड़नी शुरू करी। जो स्टेटस हमको 1947 के बाद विश्व में मिलना चाहिए, वो हमने अब मिलना शुरू हुआ है। भारत इनोवेटिव कंट्री है, भारत बहुत तेज से विकास करने वाला कंट्री है, और भारत ऑल टाइम, कुछ समय जितनी देर वो गुलाम रहा हो उतनी बार छोड़ दीजिए, विदेशी गुलाम रहा हो उतने समय को छोड़ दीजिए, भारत ऑल टाइम हाई पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड रहा है। वर्ल्ड की आधी इकोनॉमी भारत में रही है। भारत ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जलवायु, ऐसे लोग, ऐसी दैवी कृपा से बना हुआ भारत है। भारत को देवभूमि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? और जो एसआईआर का इशू है, जो बांग्लादेशियों को निकालने का इशू है, जो रोहिंग्यास को निकालने का इशू है, क्या अपोजिशन अब देश में, देश की 80% आबादी के बीच में अपने लिए जरा सी जगह भी बना सकता है? जो जिस तरह से ये लोग बांग्लादेशी को बाहर निकालने में, या रोहिंग्या को बाहर निकालने में, या इलीगल वोटर को, या वोटर लिस्ट क्लीन करने में जो बाधाएं पहुंचा रहे हैं, मैं तो नहीं समझता कि देश इनको माफ भी करेगा, और किसी तरह से माफ करने लायक भी हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग उस पर कमेंट लिखकर कुछ ना कुछ जरूर लिखें, ताकि इन लोगों के चक्षु भी खुल सके। मैंने लगातार कहा है कि नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए। कमेंट जब आपका अच्छा होता है तो लोग उसको लाइक भी करते हैं। आपके लिए भी प्रसन्नता की बात है कि आपको 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, 500 लोगों ने कमेंट पढ़ा और उसको लाइक किया। इसलिए उस पर कमेंट लिखिए, एक अच्छा चर्चा हो, एक अच्छा डिस्कोर्स हो। हमारी टीम भी उसको पढ़ती है, हमको अपडेट भी करवाती है। तो उस पर नीचे कमेंट करके इन विषयों पर जो मेरे द्वारा रह जाता है, जो हमारी टीम नहीं ढूंढ पाती है, या कौन से विषय आगे आने चाहिए, किन विषयों की लोकस इंपॉर्टेंस है, वो विषय भी अगर आपको रहते हैं और आपके पास उसका कोई डिटेल रहता है, तो निश्चित रूप से कमेंट में चर्चा कर चर्चा की जा सकती है और विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।